हेलो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, हाय दिस इज सीए शिवराज इन फ्रंट ऑफ यू। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। अगर आप जनवरी 2027 या उसके बाद कभी भी एग्जाम देने वाले हो सीए फाउंडेशन का, देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। क्योंकि आपका जो सेकंड पेपर है, पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉ, उसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो पेपर क्या होता है, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं, उनका वेटेज क्या है, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और आपको उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। ऑल्सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि अगर आपका जनवरी 2027 में एग्जाम है तो आप किस तरीके से उसका प्रिपरेशन कर सकते हो। ऑल्सो यू कैन अप्लाई द सेम स्ट्रैटेजी इन योर फर्दर एग्जाम्स। अगर आपका उसके बाद भी अटेम्प्ट है तो आप सेम स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो आपका जो पेपर नंबर 2 है दैट इज बिजनेस लॉ, एंड इसमें टोटल आपके 7 चैप्टर्स हैं। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर वेटेज सब डिस्कस करते हैं। 100 मार्क्स का ये टोटल पेपर होता है, मीन्स इट इज़ अ फुल फ्लेज्ड कंप्लीट सब्जेक्ट इन इटसेल्फ। एंड 3 घंटे का पेपर होता है, वो बहुत बेसिक है। एग्जाम पैटर्न का बात करें तो ये 100% सब्जेक्टिव पेपर होता है, इसमें कोई भी एमसीक्यू नहीं होता है। आपको पूरा का पूरा 100 मार्क्स का लिखना होता है। ठीक है, इट्स अ थ्योरी सब्जेक्ट। सेकंड, इसमें 6 क्वेश्चंस टोटल होंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो होगा दैट विल बी कंपल्सरी क्वेश्चन, कि आपको वो अटेम्प्ट करना ही होगा, आपको आता हो चाहे नहीं आता हो। जो बाकी बचे हुए 5 क्वेश्चंस होंगे उसमें से यू हैव कि यू कैन अटेम्प्ट एनी ऑफ द 4 क्वेश्चंस एंड एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। तो एक थोड़ा-सा आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहा है देन आल्सो यू कैन स्किप दैट क्वेश्चंस और बाकी क्वेश्चन कर सकते हो। स्टिल क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो कंपल्सरी होता है। ये जो आपका बिजनेस लॉ का पेपर होता है ये पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, सिचुएशन बेस्ड है कि इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा। केस टू केस दिया होता है, हम लोगों को बहुत सारे केस स्टडीज पढ़ने भी होते हैं। तो एग्जाम में भी क्वेश्चन केस बेस्ड बहुत सारा आता है, मतलब आपको केस दे दिया रहेगा, केस स्टडी, कि ए ने बी को ये सामान बेचा, सी से इतना पैसा लिया, तो आप इस केस में क्या करोगे। तो आपको केस बना के क्वेश्चन बहुत सारा पूछ सकता है। तो अराउंड 60% जो आपका क्वेश्चन होगा वो केस स्टडी बेस्ड होगा। ठीक है, वो भी अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन से प्रोविजन का बात कर रहा है, कौन से सेक्शन का बात कर रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग आंसर लिख सकते हो। एंड जो बाकी का 40% है वो कंपैरेटिवली डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है। अब बात करें चैप्टर वाइज वेटेज का कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आपका टोटल 7 चैप्टर से ये जो दिया हुआ है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है दैट इज योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये आपके पूरे लॉ सब्जेक्ट जो है उसमें सबसे ज्यादा वेटेज इस चैप्टर से आता है। एंड काफी लेंथी चैप्टर है पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अगर आप इसको स्किप किया आपने, या अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत है, क्योंकि इससे अराउंड 20 टू 30% या 20 टू 30 मार्क्स का क्वेश्चन जो है अकेले इस चैप्टर से आता है। सो आप समझ सकते हो 100 मार्क्स का अगर आपका पूरा एग्जाम है, उसमें से 20 टू 30 मार्क्स का क्वेश्चन अकेले सिर्फ एक चैप्टर से आता है। देन बाकी जो फर्स्ट चैप्टर है इंडियन रेगुलेटरी, वो दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें से कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन ना भी आए, और कभी-कभी आ गया तो मैक्सिमम 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। सो इसका वेटेज अराउंड 0 टू 5 मार्क्स का रहता है। इसके अलावा जो आपका बाकी के चैप्टर्स बच जाते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, इन सारे चैप्टर्स से, मतलब ये सारे चैप्टर्स अच्छा वेटेज रखते हैं। इससे अराउंड 15 टू 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आ जाता है। फिर लास्ट में ये जो आपका एलएलपी है, ये थोड़ा-सा कंपैरेटिवली छोटा चैप्टर है, इसका वेटेज भी कम है। तो इससे अराउंड 5 टू 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। एंड सेम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से भी मतलब 10 से 15% या 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो आप देख सकते हो कि सारे जो चैप्टर्स है सबके सब इंपॉर्टेंट है, पर सबसे ज्यादा वेटेज जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है। एंड चैप्टर 1 का कंपैरेटिवली वेटेज बहुत कम है, 0 टू 5 मार्क्स का है। तो आपको कोई भी चैप्टर को आप स्किप नहीं कर सकते हो, सबका वेटेज अच्छा खासा है, 10 15 20 मार्क्स का क्वेश्चन सब सारे चैप्टर से आता है। अब थोड़ा सा जितने भी एक्ट्स हैं आपके, जितने भी चैप्टर्स है, उसमें थोड़ा सा डिस्कस करते हैं डिटेल में, कि कौन से चैप्टर से कौन-कौन से जो टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस ज़्यादा रिपीट होते हैं। मतलब अगर आप वो चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसमें इन टॉपिक्स पे थोड़ा-सा स्पेशल अटेंशन दे सकते हो, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। ठीक है? चैप्टर बहुत लेंथी है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स है, पर कुछ बहुत फेवरेट कॉन्सेप्ट्स हैं आईसीएआई के, जिससे वो क्वेश्चन बार-बार पूछता है। जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बात करें, तो इसमें जो ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन वाला टॉपिक होता है ना, कि ऑफर कब ऑफर बनता है, कौन किसको हम लोग एक्सेप्टेंस बोलते हैं, एक्सेप्टेंस हुआ या नहीं, रिवोकेशन कब तक कर सकते हैं, या रिवोक किया तो वैलिड है या नहीं, या फ्री कंसेंट से रिलेटेड, या परफॉर्मेंस डिस्चार्ज से रिलेटेड, इंडेमनिटी गारंटी, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। मतलब ऑलमोस्ट कई बार होता है लगातार हर अटेम्प्ट में उनसे क्वेश्चंस आ रहा है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आता है। तो इन सारे टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से कर सकते हो।
एंड बाकी जो टॉपिक्स है इसके, जैसे कंसिडरेशन हो गया, वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, या क्वासी कॉन्ट्रैक्ट या कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, या एजेंसी, ये सारे टॉपिक्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, कभी-कभी क्वेश्चन इनसे नहीं आया, पर फिर भी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा इनसे कई बार क्वेश्चंस आता है। नेक्स्ट जो आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, उसमें कंडीशन एंड वारंटी से रिलेटेड, पासिंग ऑफ रिस्क इन स्पेसिफिक गुड्स, अनपेड सेलर, ऑक्शन सेल, ये सारे जो टॉपिक्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, एंड ये आपके जो पार्टनरशिप एक्ट से रिलेटेड टॉपिक्स है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चंस थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आता है, मतलब आईसीएआई के फेवरेट टॉपिक्स आप कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके एलएलपी एक्ट हो गए, जिसमें इनकॉर्पोरेशन, एलएलपी फॉर चैरिटेबल एटसेट्रा, ये अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एंड कंपनीज एक्ट के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका भी। सो ओपीसी वगैरह हो गए, या अल्ट्रा वायरस, ये वाले जो प्रोविजंस होते हैं, इनसे क्वेश्चंस अगेन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, तो आप इन सब टॉपिक्स पे थोड़ा-सा एक्स्ट्रा अटेंशन दे सकते हो। इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, कि बिजनेस लॉ को आपको प्रिपेयर कैसे करना है। मोस्टली अगर आपका जो अटेम्प्ट है वो जनवरी 2027 में है, तो आपका ये जो प्लान है, ये स्ट्रैटेजी, इसको मैंने 4 स्टेजेस में बांटा है। आपके पास टोटल अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने टोटल है। इसको हम लोग 4 स्टेजेस में बांट देते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेज होगा आपका जुलाई एंड अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, फिर लास्ट नवंबर अलग एंड दिसंबर अलग। ठीक है, सो आपका जो पहला स्टेज है जुलाई एंड अगस्त का, आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें जो सबसे मेजर चैप्टर है आपका, दैट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपको उसको खत्म करना है। और साथ में आप एक कोई इजी चैप्टर भी उठा सकते हो, जैसे इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो गया, या एलएलपी हो गया। बेटर है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी आप कंप्लीट कर लो, फ्लो में चलो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको थोड़ा सा लॉ के बारे में भी पता चल जाएगा। अब ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड लेंदी चैप्टर है, तो हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप जल्दीबाजी में इसको स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे प्रोविजन से आप कंफ्यूज हो जाओगे या मिक्सअप कर दोगे, तो आगे जाके आपको ही इशू करेगा। तो आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा डेवलप करना है। जितना डिटेल में हो सके उतने डिटेल में पढ़ो, समझो। जितने केस स्टडीज हैं, केस स्टडीज को समझो और क्लैरिटी लो, और जितना भी कंसेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग करो। सेकंड स्टेज जो कि सितंबर टू अक्टूबर रहेगा आपका, उसमें आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, बेसिकली चैप्टर 3, 4 एंड 5, एलएलपी एक्ट एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इन तीनों चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। तो हमने किया क्या, हमने जुलाई से लेके अक्टूबर तक बेसिकली जितना भी आपका सिलेबस है उसको कंप्लीट किया। इसके बाद भी आपका 2 चैप्टर जो है वो आपको नवंबर में कंप्लीट करना है, 6th एंड 7th, कंपनीज एक्ट एंड नेगोशिएबल एक्ट। अगर आप कर सकते हो, अगर आपका कैपेबिलिटी है ज़्यादा, तो आप ट्राई कर सकते हो कि आप अक्टूबर तक ही सारा सिलेबस आपका कंप्लीट कर लो, तो आपके पास रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा समय बचेगा। पर मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपके पास और भी सब्जेक्ट्स है कंप्लीट करने के लिए, तो साथ में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है, इट्स ओके। पर जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो, जो भी चैप्टर्स पढ़ रहे हो, वो बहुत डिटेल में पढ़ना है। अब फर्स्ट जो आपका सेकंड स्टेज में आपको एक्स्ट्रा क्या करना है, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लिया है, अब उसको आपको रिवाइज भी करना है, उसका क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। इन सितंबर एंड अक्टूबर आपको ये दोनों तीनों चैप्टर तो कंप्लीट करना ही है, इसके साथ साथ पीछे का ये जो चैप्टर है, इसके क्वेश्चंस बनाने हैं आपको। साथ ही में आपको आंसर लिख के देखना है, क्योंकि लॉ में आपको आंसर राइटिंग पे मार्क्स मिलता है। हो सकता है आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा डेवलप हो, पर आप सही से आंसर लिख नहीं पा रहे, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है इस स्टेज में। थर्ड स्टेज में आपके पास चैप्टर बहुत ज़्यादा नहीं है कंप्लीट करने के लिए, तो आपका चैप्टर तो कंप्लीट हो जाएगा। साथ में आपको जितने भी चैप्टर्स आपने कंप्लीट कर लिए, यहाँ से यहाँ तक टोटल 7 चैप्टर्स का आपको बहुत डिटेल में रिवीजन करना है। मीन्स स्टार्टिंग टिल एंड जो-जो आपने पढ़ा है, बहुत डिटेल में सब कुछ रिवाइज़ करना है एंड अगेन आंसर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपका अंडरस्टैंडिंग उतना बेटर डेवलप होगा, आपको लॉ जो है और अच्छे से समझ में आएगा। एंड कई बार होता है कि क्वेश्चंस जो होता है डायरेक्ट डायरेक्ट उठा के दे देता है, तो आपको एग्ज़ाम में सोचने में टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको एग्ज़ैक्ट सही आंसर एक बार में पता होगा। आपका जो लास्ट मंथ होगा दिसंबर का, एंड दिस इज़ योर लास्ट स्टेज आल्सो, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको मॉक टेस्ट देना है, जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट हो सकता है देना है। एंड जैसे-तैसे मॉक टेस्ट नहीं देना, आपको प्रॉपर्ली 3 घंटे बैठ के प्रॉपर एग्ज़ाम के कंडीशन में, कि एग्ज़ाम में आप 3 घंटे बैठ के वो सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, उस तरीके से खुद को प्रिपेयर करना है। जैसे कभी भी हम मान लो परफॉर्मेंस देना है, तो उसके पहले एक रिहर्सल करते हैं ना, ताकि हमारा परफॉर्मेंस स्मूथ निकले, अच्छे से हो। उसी तरीके से एग्ज़ाम के लिए भी हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, रिहर्स कर रहे हैं, प्रॉपर 3 घंटे बैठ के टेस्ट दे रहे हैं।
ठीक है, जितना ज़्यादा टेस्ट हो सकता है उतना ज़्यादा टेस्ट देना है। साथ में जो आरटीपी है, एमटीपी है, पास्ट ईयर क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करना है एंड देखना है कि क्या आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। अगर आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन सही से नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, उसमें मार्क्स नहीं ला पा रहे हो, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आप एग्जाम में भी मार्क्स ले आओगे। तो आपको लास्ट के मंथ में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, बहुत ज़्यादा टेस्ट देना है। नाउ लास्टली सम एग्जाम टिप्स जो आपको लास्ट में काम आएगा एग्जाम देने में। हो सकता है आपने पढ़ा बहुत अच्छे से हो सकता है आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से किया हो, लेकिन एग्जाम में आप थोड़ा-सा आगे-पीछे गलती करके आ गए जिस वजह से आपको मार्क्स प्रॉपर नहीं मिला, ठीक है? बहुत बच्चे का रहता है कि हमने पूरा अच्छे से पढ़ा था, बहुत अच्छे से तैयारी किया था, लेकिन मार्क्स उतना अच्छा नहीं आया। तो आप ये टिप्स को फॉलो कर सकते हो, आपका मार्क्स ऑब्वियसली थोड़ा ना थोड़ा इम्प्रूव होगा, ठीक है? सो फर्स्ट थिंग सबसे इम्पोर्टेंट जो आई गेस सारे टीचर्स बोलते होंगे एंड बहुत बेसिक सा चीज़ है, लॉ में आंसर राइटिंग करने का एक फॉर्मेट है, एक तरीका, एक फ्लो है। आपको पीएफसी फॉलो करना है। पीएफसी मतलब प्रोविजन, फैक्ट्स एंड कंक्लूजन। अगर आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दे दिया, उसमें आपको एक स्टोरी बताएगा कि ए ने बी से सामान परचेज किया, बी ने सी को पैसा दिया, इस तरीके से एक केस स्टडी होगा। तो आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये केस स्टडी कौन से प्रोविजन का बात कर रहा है। आपको पहले वो प्रोविजन लिखना है, उसके बाद थोड़ा-सा लाइन में उसको लिखना है उस केस के बारे में कि इस केस में क्या बोला हुआ है, एक समरी छोटा-सा, पूरा क्वेश्चन कॉपी नहीं करना है, थोड़ा-सा उस केस स्टडी को एक्सप्लेन किया। फिर लास्ट में आपको अपना कंक्लूजन देना है कि अब आपको क्या लगता है, इसने सही किया, गलत किया, इस पे पेनल्टी लगेगा या क्या होगा, ठीक है? तो पहले प्रोविजन लिखा केस के बारे में, थोड़ा-सा केस स्टडी को एक्सप्लेन किया एंड लास्ट में अपना कंक्लूजन दिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस सारे स्टेज के मार्क्स होते हैं। अगर आपने कोई भी स्टेज छोड़ दिया तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। सेकंड थिंग इज राइट इन पैराग्राफ्स एंड नॉट इन लॉन्ग ब्लॉक। मतलब आपको आंसर जो लिखना है पैराग्राफ में लिखना है, जो मैंने बताया प्रोविजन, फैक्ट्स एंड कंक्लूजन अलग अलग पैरा में। पहले प्रोविजन लिख दिया, फिर एक लाइन छोड़ के केस स्टडी का एक्सप्लेनेशन दिया, फिर एक लाइन छोड़ के लास्ट में कंक्लूजन लिखा। एक में खिचड़ी नहीं करना है, ठीक है? लॉन्ग लॉन्ग आंसर्स नहीं लिखना, थोड़ा सा नीट प्रेजेंटेशन देना है ताकि एग्जामिनर आइडेंटिफाई कर सके ये आपका प्रोविजन है, ये आपका कंक्लूजन है, ये आपका फैक्ट है। नेक्स्ट ये एक बहुत काम का टिप है कि आप अपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर सकते हो। अगर आप आंसर लिख रहे हो उसमें आपको मेंशन करना है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइड है, ठीक है? तो उसमें वॉइड सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको हाइलाइट करना है कि हाँ, मैंने आंसर में ये वॉइड लिखा है। तो आप उसको 1 बार या 2 बार हाइलाइट कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। इससे एग्जामिनर का ध्यान उस पे जाएगा, वो मिस नहीं होगा एंड वो आपको पूरा मार्क्स देगा कि ठीक है, आपने सही आंसर लिखा है। प्रेजेंटेशन थोड़ा-सा बेटर होता है, ठीक है? नेक्स्ट इज़ टू बी प्रिसाइज़ इन योर आंसर्स। आपको बहुत ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ अपने आंसर्स में नहीं लिखना है, उसको बेमतलब का लंबा नहीं करना है, स्ट्रेच नहीं करना है। जितना काम का है, जितना रेलेवेंट प्रोविज़न है, सिर्फ़ उतना ही आंसर लिखना है, ठीक है? शॉर्ट हो कोई दिक्कत नहीं है, पर काम का जितना रेलेवेंट है उतना ही लिखना है। नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि इसमें लॉ में आपको सेक्शंस दिए होते हैं कि सेक्शन 2 में ये लिखा है, सेक्शन 3H में ये लिखा है। इस तरीके से सेक्शंस में कुछ ना कुछ लिखे होते हैं। तो आप सेक्शंस याद कर सकते हो, ठीक है? पर एग्ज़ाम में अगर आप कॉन्फिडेंट हो बहुत ज़्यादा कि ठीक है, आई नो कि इसी सेक्शन में ये चीज़ लिखा हुआ है, देन ओनली यू नीड टू मेंशन द सेक्शन नंबर्स, अनलेस यू शुड डेफिनिटली अवॉइड इट। क्योंकि अगर आपने गलत सेक्शन लिख दिया एंड उसका आंसर लिख दिया तो हो सकता है कि आपका आंसर सही हो, पर एग्जामिनर पूरा मार्क्स कट कर सकता है। तो सेक्शन नंबर तभी लिखना है जब आप बहुत श्योर हो कि हाँ, इस सेक्शन में ही ये आंसर था। लास्ट एक और काम का टिप ये है कि आपको लीगल लैंग्वेज, लॉ का लैंग्वेज लिखने की कोशिश करना है। अपना लेमैन लैंग्वेज नहीं लिखना है। अगर जैसे आपको बताना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट गलत है, तो आप बस ये नहीं बोल सकते हो कि दिस कॉन्ट्रैक्ट इज़ रॉन्ग। अगर कॉन्ट्रैक्ट लॉ में हम पढ़ रहे हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट गलत है तो उसको लिखना है कि द कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइड और इट इज़ वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी। जो भी है तो आप उस लैंग्वेज को यूज़ करो। आप लॉ का जो आपका बुक है, उसको बहुत बार पढ़ो, इससे आपका लैंग्वेज डेवलप होगा और आप कोशिश करो कि जब भी आंसर लिखो ना, तो जैसे लैंग्वेज लॉ में लिखा हुआ है उसी तरीके से आंसर को लिखो। इससे प्रेज़ेंटेशन और बेटर हो जाता है एंड मार्क्स मिलने का भी चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि एग्जामिनर को लगता है कि हाँ, स्टूडेंट को कॉन्फिडेंट है, स्टूडेंट ने अच्छे से पढ़ाई किया, तो वो मार्क्स देने में हिचकिचाता नहीं है, वो प्रॉपर्ली जितना मार्क्स बनता है आपका मार्क्स देता है। सो ओवरऑल लॉ जो है आपका एक पूरा लैंग्वेज का पेपर है। इसमें आपको वोकैब्युलरी अपना स्ट्रॉन्ग करना है, जितने लॉ के वर्ड्स है उसको बार-बार रिपीट करना है, बार-बार यूज़ करना है अपने आंसर्स में एंड डेफिनिटली यू कैन राइट वेरी वेल इन योर एग्जाम्स। एंड अगर आप स्टार्टिंग से एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रॉपर्ली पढ़ाई करते हो देन डेफिनिटली यू कैन गेट वेरी गुड मार्क्स इन बिजनेस लॉ। एंड अगर आपको हमारे साइड से कोई भी हेल्प चाहिए देन प्लीज़ डू रीच आउट टू अस एंड कोई भी आपका डाउट हो या कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। See you in the next video. Till then, have a great day and all the best for your exams.